बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आपके साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो एक्ट है 1975 वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये कहाँ कहाँ पे आपके लिए यूज़फुल होगा। तो अगर आपने इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जो कि 16 स्केल की जॉब्स आती हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स शॉर्टली हम इसको ASF जॉब्स भी बोलते हैं। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पर बहुत आपके काम आने वाला है। हम इसकी तैयारी करवा रहे हैं पूरे इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की। तो अगर हम सिलेबस देखें पहले इंस्पेक्टर का, तो इसमें आपके पास 20 मार्क्स जो है वो इंग्लिश का आएगा। इंग्लिश के लिए हमने ख़ास तौर पर वीडियोस बनाई हुई हैं और रैन एंड मार्टिन की मुकम्मल बुक हमने कवर की हुई है इस पर्पस के लिए, क्योंकि अनलाइक PPSC यहाँ पे हमें टाइम बहुत मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 5 to 6 मंथ होते हैं जब जॉब अनाउंस होती है और तैयार टेस्ट होने तक एटलीस्ट, राइट। तो सेकंड जो 80 पार्ट्स का मार्क पोर्शन है उसमें आपका करंट अफेयर आ जाता है, जो कि आपका नेशनल पाकिस्तान का करंट अफेयर हो सकता है, इंटरनेशनल करंट इवेंट्स करंट अफेयर हो सकता है। ठीक है, फिर आपका जो है वो पाकिस्तान अफेयर इस्लामिक स्टडीज़ आ सकता है, फिर आपका एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, ठीक है, और बेसिक अरिथमेटिक्स, ये भी हम मुकम्मल आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। अब 80 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स में ये देखो 5 पोर्शन आ रहे हैं आपके। ठीक है, 4 है। ठीक है, इसने ऑलमोस्ट जो है ना डिवीज़न की हुई है इसकी 5 के हिसाब से। इसमें आपका जो है, ठीक है, करंट अफेयर का हो सकता है पोर्शन, फिर आपका ऊपर उसने मेंशन नहीं किया बट एवरीडे साइंस जो है FPSC बहुत ज़्यादा उसको वेटेज देती है। ठीक है, फिर पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक टेस्ट, ये 8-8 नंबर के MCQ आएंगे। मैथ आपका बहुत बड़ा एच है। मैंने जब टेस्ट क्लियर किए हैं तो मैथ के अक्सर मेरे 20 MCQ भी आते हैं कुछ टेस्टों में, कुछ के 16 आते हैं, तो फुल बाय फुल मेरे ठीक होते थे। असिस्टेंट डायरेक्टर नैब में मेरे जो वो 76 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ये 16 मार्क्स है, इसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। देन आप असिस्टेंट डायरेक्टर देख लें तो इसमें भी अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ये भी तैयारी हो जाएगी। इसमें सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा देख लेंगे। तो आइए हम अपने एक्ट की जाने बढ़ते हैं। तो हम थ्रू आउट द कंट्री इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, आप भी एनरोल हो सकते हैं, बहुत ही मुनासिब सी फीस हमने रखी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975, तो ये लास्ट टाइम जो अमेंड हुआ था ये दिसंबर 2012 में हुआ था। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के जो गज़ट में शाये हुआ था। ठीक है, पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, कब पब्लिश हुआ था ये 18 दिसंबर 1975 को हुआ था। ये डेट आपने याद रखनी है कि ये कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये दिसंबर 1975 में हुआ था। इसका पार्ट 1 है, अगर हम देखें तो कहता है कि इसमें आपके एक्ट, ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट ऑर्डर एंड रेगुलेशंस आएंगे, नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ये 18 दिसंबर की डेट है। द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, के इस एक्ट ने जो है वो प्रेसिडेंट ने कब इसको रेक्टिफाई किया था, ऑन 13 दिसंबर 1975 एंड आर हेयर बाय पब्लिश्ड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एक्ट नंबर लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको थोड़ा ये भी क्लैरिफाई करा दूँ कि ये एक्ट नंबर क्या है। आप ये तो आपके सामने है, ठीक है, लेकिन इसके अगर आप थोड़ा सा डिवीजन देखें तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है L स्टैंड्स फॉर 50 और डबल X जो है वो 10-10-20 और ये जो है 7। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 77 बनता है। तो ये एक्ट नंबर 77 है और जो एक्ट ईयर है 1975 का जो है ये 77 नंबर वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर आएगा अब। फिर कहता है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इट मीन्स के इस एक्ट का जो पर्पज़ है, ठीक है, ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशनरी इसकी स्टेटस है वो उसने प्रोवाइड करना था। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, और सेकंड जो है इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिटेल गुफ्तगू करना, मेन इसका जो था वो मोटिव था। कहता है वेयर एज इट इज़ एक्सपीडेंट to provide for the constitution and regulation of the airport security force for ensuring security of all
एरोड्रोम्स, ठीक है, ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं वन बाय वन इनको। एयरपोर्ट्स, एयरक्राफ्ट एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस, ये क्या होती है जनाब, ये आगे जाके हम देखते हैं। एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर देयर इन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद आर एंजिलरी देयर टू, ठीक है। तो इन टर्म्स को हम आगे जाके देखते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सिंपली तौर पे ब्रीफ बताता हूँ। एक तो होती है आपकी एयरफोर्स, ठीक है, जो कि आपका एयर डिफेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी हमारी एयर्स बाउंड्रीज हैं उनके हवाले से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ये खुद करेगा। एरोड्रोम्स हों, एयरपोर्ट्स हों, अक्सर आप देखते हो फ्लाइटें आती जाती हैं, हमारे एयरक्राफ्ट हैं, सिविल एविएशन, ठीक है, CAI जो इंस्टॉलेशंस हैं उनकी, इनकी तमाम मेंटेनेंस करनी है, उसके लॉ एंड ऑर्डर को इसने लुक आफ्टर करना है, एंड मैटर कनेक्टेड है। तो चैप्टर वन अगर हम देखें तो कहता है द शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब इसका स्कोप कहाँ तक जाता है, एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है पाकिस्तान के अंदर, एंड कमेंसमेंट और कब ये स्टार्ट हुआ है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। It extends to all aerodromes and airports. तो अगर हम इस टर्म को अपनी तरफ से एक्सप्लेन करें, कहता है कि एरोड्रोम इज़ अ टर्म कॉमनली यूज्ड आउटसाइड ऑफ द यूएस, ठीक है, अमेरिका के बाहर, टू रेफर टू एन एरिया ऑफ लैंड वाटर डिजाइन एंड इक्विप्ड फॉर द अराइवल डिपार्चर मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक हो गया, आपको आई होप कि पता चल गया होगा। ठीक है, जो आपके एयरक्राफ्ट हैं उनकी क्या है कि ये अराइवल डिपार्चर और मेंटेनेंस। इन द यूएस द इक्वलेंट टर्म इज एयरपोर्ट, तो अमेरिकन इसको एयरपोर्ट बोलते हैं। द एरोड्रोम कैन वेरी इन साइज एंड फैसिलिटीज रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल ग्रास एयर स्ट्रिप्स टू लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है टिपिकल एरोड्रोम इंक्लूड रनवेज, अक्सर आप देखते हैं ना रनवे, ठीक है, फॉर टेक ऑफ या लैंडिंग अपने जो करते हैं, टैक्सीवेज टू कनेक्ट रनवेज एंड, ठीक है, बस ठीक है, यहाँ तक कि आप रख लें, आपके लिए आप एनफ है। फिर कहता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी, ये स्कोप क्या है, इट शैल अप्लाई टू ऑल मेंबर्स एंड ऑफिसर ऑफ द फोर्स वेयर एवर दे मे बी, ठीक है, ये तमाम मेंबर्स एंड ऑफिसर ऑफ द फोर्स, फोर्स कौन सी है आपकी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर ये तमाम का तमाम जो है ये एप्लीकेबल है, पूरे का पूरा एक्ट, ठीक है। इट शैल कम इन टू फोर्स एट वंस, तो ये फ़ौरन जो है सबके ऊपर लागू हो जाएगा। डेफिनेशन देखे तो कहता है कि इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, के अभी तक या अनलेस क्या कोई इन फ्यूचर में कोई इसमें चेंजेस आती हैं, कोई अमेंडमेंट आती हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये आपको एरोड्रोम के बारे में बता रहा है। एरोड्रोम मीन्स एनी एरिया ऑफ लैंड और वाटर डिज़ाइन, वही बात आ गई ना, एनी एरिया ऑफ लैंड का भी हो सकता है या वाटर का भी, डिज़ाइन इक्विप्ड सेट अपार्ट आर कॉमनली यूज्ड आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड, हो सकता है कि आप अभी यूज़ कर रहे हों, या इंटेंडेड टू बी यूज, हो सकता है कि आप फ्यूचर में आपका इरादा हो कि हमने इसको यूज़ करना है। आइदर होली या इन पार्ट, हो सकता है मुकम्मल या पार्शियल, फॉर अफोर्डिंग फैसिलिटीज़, किस काम की फैसिलिटीज़ के लिए, आपका जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड करना है, डिपार्चर करना है, मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड इंक्लूड्स ऑल बिल्डिंग, उसकी जुरिस्डिक्शन में जितनी भी बिल्डिंग्स आ रही हैं, शेड्स आ रहे हैं, वेसल्स आ रहे हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट एंड ऑल अदर स्ट्रक्चर आर pertaining thereto, but doesn't include any aerodrome which is exclusively used by the Pakistan Air Force। लेकिन इसकी एक लिमिट है कि इसमें पाकिस्तान एयर फोर्स के जो जेट्स हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और एनी पोर्शन ऑफ एन एरोड्रोम विच इज़ यूज्ड बाय पाकिस्तान एयर फोर्स, या हो सकता है कि जो पोर्शन पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपने लिए मुख्तस किया वो भी इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। अब बताता है एयरक्राफ्ट क्या होता है, मीन्स एनी मशीन विच कैन ड्राइव स्पोर्ट इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एयर, ठीक है, कोई भी एयरक्राफ्ट हो सकता है, अदर देन द रिएक्शन ऑफ द एयर अगेंस्ट द अर्थ सरफेस, कि जो भी हवा में उड़ने वाली चीज़ है, एंड इंक्लूड्स, इसमें शामिल है जनाब बैलून्स भी आपके, वेदर कैप्टिव आर फ्री, एयरशिप्स, काइट्स, ग्लाइडर्स एंड फ्लाइंग मशीन्स, ठीक है, ये तमाम की तमाम जो है ना ये एयरक्राफ्ट के अंदर इसमें डाले हुए हैं। फिर एयरपोर्ट का क्या मतलब होता है आप सब जानते हैं, मीन्स एन एरोड्रोम एट विच फैसिलिटीज हैव इन द ओपिनियन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बीन
sufficiently developed to be of importance to civil aviation। जो भी आपकी सिविल एविएशन अथॉरिटी है, जैसा कि PIA, जितने भी फॉरेन कंट्री में आपके एरोप्लेन्स जाते हैं, फ्लाइटें लेकर, ये सारे एयरपोर्ट्स के अंदर आते हैं, तो इनके ऊपर भी इनका कंट्रोल है। फिर एयर सर्विस क्या है? मीन्स द सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पज ऑफ सिविल एविएशन, वेदर एरियर वर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अदरवाइज। आप अक्सर देखते हो कि लोकल भी हमारी फ्लाइट्स जाती हैं, तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। एयर साइड मीन्स द मूवमेंट एरिया ऑफ द एरोड्रोम, ठीक है। एडजेसेंट टेरिटरी, जो भी बिल्डिंग पोर्शन है, देयर ऑफ एक्सेस टू विच इज़ कंट्रोल्ड बाय फोर्स, तो उनके ऊपर तमाम की तमाम एक्सेस से इनको होगी। फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है मीन्स एनी ऑफिसर और अथॉरिटी डेजिग्नेटेड एज सच बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कोई भी ऑफिसर, ठीक है। फिर जी जो है ये ओमिट कर दिया गया, पहले था इसको अमेंडमेंट के थ्रू। फिर फोर्स मींस एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। अब जब भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम फोर्स का वर्ड यूज़ करेंगे, आपने समझना है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है। फिर इसका जो डायरेक्टर होता है, IG होता है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल मींस द कमांडर इन चार्ज ऑफ द फोर्स। तो ये भी मैं आपको साथ दिखा दूं कि जो मेजर जनरल अदनान आसिफ शाह जो है, हैज़ बीन द डायरेक्टर जनरल, ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट है फॉर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स सिंस 4 अक्टूबर 2022, ठीक है। तो ASF बताता है कि इट्स आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द सिविल एविएशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ठीक है। ये मैं आपको साथ डिस्कस नहीं करता, थोड़ा सा टॉपिक से हट जाएंगे। तो जो इसका सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी ज़्यादा बंदा है, वो आप जानते हैं कि ये जो है, अ, ठीक है, DG इसका सबसे मेन अपॉइंट है, ठीक है। मेंबर मीन्स क्या होता है? मेंबर मीन्स द पर्सन रेदर देन ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड टू द फोर्स एंड हैज साइंड एन अफर्मेशन इन द फॉर्म सेट आउट इन द फर्स्ट स्केड्यूल। तो ये मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा कि जब इंशाल्लाह आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाएगा, तो आपने एक ओथ देना है कि हम जो है पाकिस्तान के साथ, एयरफोर्स के साथ वफादार रहेंगे, लॉयल रहेंगे। तो ये आप जो है वो फर्स्ट स्केड्यूल के मुताबिक आप ओथ लेते हैं, ठीक है। नीचे आपको मज़ीद इसमें डिटेल लिखी है, आप देख लीजिएगा। फिर ऑफिसर मीन्स अ पर्सन हु इज सो अपॉइंटेड टू द फोर्स एंड हैज साइंड एन अफर्मेशन इन द फॉर्म सेट आउट इन द फर्स्ट स्केड्यूल। वही बात आ गई, ठीक है। ऑफिसर कोई भी अच्छे रैंक का हो सकता है, आपका इंस्पेक्टर या उससे ऊपर। ऑपरेटर कौन सा? ऑपरेटर मीन्स अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज एंगेज्ड इन और इन ऑफरिंग टू एंगेज इन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। जो भी इन जहाज़ों को एयरक्राफ्ट को रन करने के ऑपरेशन में हिस्सा लेगा, उसको बोलेंगे ही इज़ ऑपरेटर, ठीक है। फिर कहता है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी वक्तन फवक्तन अमेंडमेंट के साथ आते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ सिविल एविएशन क्या होता है आपके पास? इंक्लूड ऑल पर्पस कनेक्टेड विद द सिविल एविएशन एंड द एयर नेविगेशन। एयर नेविगेशन आप अक्सर मैप के ऊपर भी नेविगेट कर रहे होते हैं ना, ये एयर नेविगेट है। एक्सेप्ट पर्पस ऑफ डिफेंस बाय एयर, ठीक है। फिर रूल रेगुलेशन भी आपके इसी एक्ट के अंदर आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन तमाम के तमाम इसके अंदर आते हैं। अब हम अगर चैप्टर नंबर 2 को देखें, तो ये डिस्कस करेगा पावर्स, power to constitute and maintain the airport security force and its function. The federal government may constitute and maintain a force to be called the airport security force for performing the following functions। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। सबसे पहला फंक्शन है इंश्योर करेंगे सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स, aerodromes, aircraft and civil aviation installation within the limits of the airport and aerodrome। हमने बात की थी कि यहाँ पे डिफेंस वाली आर्मी के जो एयरफोर्स के अंदर आती है, वो ये इसकी jurisdiction में नहीं है। एंड फॉर सेफ गार्डिंग सिविल एविएशन अगेंस्ट एक्ट ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस और थ्रेट ऑफ सच इंटरफेरेंस, ठीक है। कोई भी थ्रेट आता है आपको, चाहे टेररिस्ट की तरफ से है। सेकंड पे इसका फंक्शन है इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, कि जो भी इसका स्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट है, मटेरियल इंस्टॉलेशन बिलोंगिंग टू ऑपरेटर एंड अदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद द लिमिट ऑफ एयरपोर्ट एंड एरोड्रोम, इसको भी इसने प्रोटेक्ट करना है। COD ओमिट हो गया है। ई पे है आपके पास ensuring the proper conduct of person at airport, aerodromes, including control of surface vehicle and drivers within the limit of airport aerodrome, ठीक है, राइट। तो
इस चीज़ का भी उन्होंने ख्याल रखना है कि जो भी पर्सन्स हैं, इंश्योरिंग द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ पर्सन्स, के जो भी आपने हायर किए हुए लोग जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी देखना है कि वो सही परफॉर्म करें, कोई अनलॉफुल एक्ट ना करें एट एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स, इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑफ सरफेस व्हीकल एंड ड्राइवर्स विद इन द लिमिट ऑफ एयरपोर्ट एंड एरोड्रोम्स। फिफ्थ पे इनका फंक्शन है इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट पैसेंजर, के जो पैसेंजर जा रहे हैं भैया उनकी सिक्योरिटी भी तो करनी है ना। बैगेज, उनके जो माल है, बैग वगैरह, कार्गो एंड मेल विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम, राइट। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो जी आता है, इट इज़ अबाउट जनरल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट एंड एरोड्रोम्स इन कंजंक्शन विद द police and taking cognizance of the all offences committed at the airport aerodrome under any law for the time being in force। ये थोड़ा कस्टम वालों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। Such other function as the federal government may by notification in the official gazette required to force to perform, और भी काफ़ी फंक्शन हो सकते हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट वक्तन फ़वक्तन गज़ट के थ्रू इनकी ज़िम्मे लगाते। फिर इसका सेकंड पार्ट है, कहता है इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस, कि जब ये लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होंगे, द ऑफिसर एंड मेंबर शैल बी गाइडेड बाय एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। फोर पे आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, अगर हम देखें कहता है द हेड ऑफ द फोर्स शैल बी, कौन होगा, डायरेक्टर जनरल होगा, जिसको कौन अपॉइंट करेगा, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। देख रहे हैं जनाब इनको। The force shall consist of such ranks and number of officers and members, and shall be constituted in such a manner as may be prescribed by rules। तो इनका जो भी रूल्स वक्तन फ़वक्तन बनते हैं, तो ये अपनी प्रमोशन अलग होगी इनकी, ठीक है, ऑफिसर्स की तादाद कर सकते हैं। थर्ड, द ऑफिसर एंड मेंबर शैल रिसीव सच पे, पेंशन, अलाउंस एंड अदर रेमुनरेशन, एंड शैल एंजॉय सच लीव एंड अदर प्रिविलेजेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इनको इंडिपेंडेंस है कि ये अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अपने सेट आउट करें टाइम टू टाइम, दे कैन एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स। फोर पे एवरी ऑफिसर एंड मेंबर, तो बहुत अच्छी जॉब है, अच्छी खासी पे है इनकी, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इनको इख्तियारात क्या क्या होते हैं। एवरी ऑफिसर एंड मेंबर शैल रिसीव ऑन हिज अपॉइंटमेंट अ सर्टिफिकेट इन द फॉर्म सेट आउट इन सेकंड स्केजुअल, ठीक है। ये जो सेकंड स्केजुअल होगा ना, हम इसको देखेंगे, इसमें आपको एक किस्म का डिपार्टमेंट का लेटर मिल जाता है जो कि आपका थ्रू आउट द कंट्री वर्क करता है कि आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के इस डेजिग्नेशन के ऑफिसर हैं। जबकि स्केड्यूल वन जो है, वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा कि वो आपका एक ओथ होता है कि यार मैं कंट्री के साथ लॉयल रहूँगा। अंडर द सील, उसको सील किसकी होती है, वो डीजी की होती है। और सच अदर ऑफिसर एज द डीजी में अथोराइज इन इस बिहाफ, हो सकता है कि वो डीजी जो है अपने पावर्स को डेलीगेट करके किसी और को नीचे दे दे। एंड बाय virtue ऑफ होल्डिंग सच सर्टिफिकेट ही शैल बी वेस्टेड विद द पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस ऑफ एन ऑफिसर और मेंबर, तो जिसके पास उस स्केड्यूल 2 का सर्टिफिकेट होगा, उसके पास उसके तमाम पावर्स होंगी, राइट। पावर बड़ी है इसके, आप ना बड़े मोटिवेट होंगे, ठीक है, और आप दिल लगी से मेहनत करोगे कि यार मैंने टेस्ट क्लियर करना है। फिफ्थ पे एनी पर्सन हु सीजेस, ऐसा बंदा जो मतलब कि सीज करता है, हो सकता है रिटायर हो जाए, फॉर एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकती है, टू बी एन ऑफिसर और मेंबर शेल फोर्थ विद सरेंडर द सर्टिफिकेट रेफर टू हिम इन सेक्शन 4, कि उसको जो भी ये जो ऊपर सेक्शन 2 में स्केड्यूल 2 दिया गया उसको सर्टिफिकेट, जब वो सीज़ करेगा, अपनी जॉब छोड़ेगा या किसी वजह से, ठीक है, वो भगोड़ा भी हो सकता है, भाग जाते हैं, तो उसे चाहिए कि वो सर्टिफिकेट वापस कर दे, ठीक है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है। ऑफिसर और मेंबर शेल फोर्थ स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट रेफर्ड, ठीक है, एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द डीजी ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। फिर सिक्स पे ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द फोर्स शेल वियर सच यूनिफॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशन, तो जो भी आपको यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब की जाएगी आपने वो पहननी है। और मैं आपको यूनिफॉर्म भी दिखाता हूँ, ठीक है जनाब, आप ये यूनिफॉर्म देख सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ठीक हो गया जनाब।
तो फिर हमारे पास आता है कि हम्म, ठीक हो गई, ये यूनिफॉर्म वाली जॉब है आपकी। ठीक है, आप प्राउड फील करेंगे अगर आपका इंटरेस्ट है। अगर आप आर्मी में नहीं जा सके तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स, कि जो फोर्स है इसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, क्या क्या होंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स शेल वेस्ट इन द डीजी। ठीक है, who shall administer it in accordance with the provisions of this act, rules and such order and instruction as may be made or issued by the federal government from time to time, जो भी जारी करेगी। Second, the DG shall exercise his power and perform his function under the general supervision। ठीक है, जो डीजी है वो क्या करेगा, shall exercise his power and perform his function under the general supervision and direction of the federal government के मुताबिक करेगा। राइट, चैप्टर नंबर 3 की तरफ अगर हम बढ़ें तो आई होप स्क्रीन भी वाज़ेह होगी। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर एंड मेंबर्स, आपके क्या क्या पावर्स होंगी। ठीक है, एंड ऑफिसर और मेंबर शैल टेक इफेक्टिव मेजर्स फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम, एयरक्राफ्ट, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन विद इन द लिमिट्स, वही बात आ गई। ठीक है, एक्स डिफेंस के अलावा, एंड फॉर सेफगार्डिंग सिविल एविएशन अगेंस्ट एक्ट ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बी पे है सेफ गार्डिंग एयरक्राफ्ट पैसेंजर बैगेज कार्गो मेल विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट सिक्योर। ठीक है, वो हमने ऊपर देख लिया। फिर कहता है कि प्रिवेंट अनऑथोराइज पर्सन, क्या ऐसा बंदा जिसको ऑथोराइज नहीं है अंदर जाने के, उसको आपने रोकना है, या कोई भी व्हीकल हो सकती है, फ्रॉम एक्सेस टू एयर साइड एंड अदर एरियाज इंपॉर्टेंट टू द सिक्योरिटी ऑफ एरोड्रोम और एयरपोर्ट्स। आप अक्सर देखते हो ना वहाँ पे कितनी सख्ती कर रहे होते हैं जनाब, आपको देखने भी नहीं देते वो। ठीक है, अक्सर आप अगर लाहौर एयरपोर्ट के आगे पीछे जाएँ ना, तो आप थोड़ा आगे जाएँ घूमने फिरने के चक्कर से तो आपको पीछे कर देते हैं। डीबीआई रिक्वायर्स द ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, के जो भी ऑपरेशंस हैं कोई भी एयरक्राफ्ट के जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, टू कंफर्म टू द प्रिस्क्राइब्ड सिविल एविएशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही वो काम करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास टेक इफेक्टिव मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग हाईजैकिंग। हाईजैकिंग क्या होते हैं, जब कोई अक्सर आप देखते हैं ना कि एरोप्लेन मूवीज़ में भी कि हाईजैक हो गया। ठीक है, वही है, सबोताज करें, प्लेसमेंट और कार बॉम्ब्स, लेटर बॉम्ब्स, डेंजरस आर्टिकल्स एंड कैरिज ऑफ आर्म, कोई असला वगैरह उठा के ले जाता है, इम्यूनिटीज़ टू टू द रिस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑफ एयरपोर्ट्स। ठीक है, आपने जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज किए हुए हैं, नो आर्म, जैसे आप देखते होगे ना कि एयरपोर्ट वगैरह जाने से पहले वो कहता है कि नो आर्म इज़ अलाउड, कोई असला अलाउ नहीं है। एरोड्रोम एंड एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट एज एथोराइज्ड बाय देम, सिवाय उसके कि जिनको अथोराइज्ड इन्होंने खुद किया है। एंड शेल एज सून एज ही डिटेक्ट एनी contraband on the person or in the baggage of any person checked by him, तो बैग वगैरह भी चेक करते हैं, कोई ऐसा इशू हो तो क्या करते हैं, नोटिफाई टू द कस्टम स्टाफ अवेलेबल एट द एयरपोर्ट, तो वहाँ पे कस्टम के हवाले कर देते हैं। उनका अपना एक्ट है, तो कस्टम का जो एक्ट है वो 1969 का है। याद रखना कि कस्टम जो है वो इनसे 6 साल पुरानी है। ठीक है, ये 75 के है। FPI can use such arm and ammunition and equipment as may be authorized by DG or officer authorized by him for the purpose of this act। कोई भी असला जो इसको ऑथराइज किया गया है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको क्या जनाब पावर दी गई है कि यू कैन सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, यही तो सबसे बड़ी खूबी है। ठीक है, आप किसी भी बंदे को जो अनऑथोराइज लगता है, कोई सस्पिशियस लगता है, आप उसको चेक कर सकते हो, उसको अरेस्ट भी कर सकते हो। हु ही सस्पेक्ट्स ऑफ एंडेंजरिंग, जिससे आपको खतरे का डर हो, और अटेम्प्टिंग टू एंडेंजर, या आपके लिए खतरा बन सकता हो। ठीक है, और हैविंग एंडेंजर्ड। ठीक है, द सेफ्टी ऑफ एन एरोड्रोम एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट और सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन may use such force as may be necessary in the discharge of duties aforesaid, right? HPI performs such other function as the competent authority may require him to perform। तो ये तमाम वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जिनको इनको कम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इनको ऑथराइज करती है। देन आता है द डीजी मे विद द previous approval of the federal government call for military assistance in connection with post landing and anti hijacking operation at airports या एरोड्रोम। अगर ये मामला इनसे नहीं हल हो रहा तो ये आर्मी को भी बुला सकते हैं।
ठीक है। और जब ये आर्मी को बुलाएंगे तो खुद ये पीछे हो जाएंगे, आर्मी तमाम कंट्रोल संभाल लेगी। एंड व्हेन ही डज सो ऑल ऑफिसर एंड मेंबर्स एंड ऑल सिविल एजेंसीज ऑपरेटिंग एट द एयरपोर्ट एरोड्रोम शेल फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द मिलिट्री अथॉरिटी रेंडरिंग सच असिस्टेंस। को जब उनको मदद के लिए बुलाएंगे तो वो खुद टेक ओवर कर लेंगी और उनकी असिस्टेंस से ये बाकी तमाम मामला उनकी सुपरविजन में हल करेंगे। ठीक है। फिर आता है आपके पास एन ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट शेल एक्सरसाइज विद इन द एरिया इन विच दिस एक्ट अप्लाइज। ठीक है, जहाँ जहाँ पर एक्ट अप्लाई होता है। ऑल द पावर्स कन्फर्ड ऑन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन अंडर द पुलिस ऑर्डिनेंस 2002 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। ठीक हो गया, ये उसके तहत होगा। दोबारा मैं बताता हूँ, एन ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट शेल एक्सरसाइज within the area in which this act applies all the power conferred on an officer in charge। ठीक हो गया, ये ओके हो गया, आसान ही है। फिर आपके पास 7 पे आता है लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। अब आपके जो ऑफिसर हैं उनकी भी तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर एंड मेंबर promptly to obey and execute all order and instruction issued to him by competent authority। कि जो भी बंदा है, मेंबर है या ऑफिसर है, उसके ऊपर ये लाजमी है कि जो भी competent अथॉरिटी उनको ऑथोराइज करेगी, इंस्ट्रक्शन देगी, उसको ओबे करना है उन्होंने। ठीक है। तो नंबर, ठीक हो गया। Every officer and member shall be liable to serve whatever he is required to serve by the competent authority। अब चैप्टर नंबर 4 की हम बात करें, कहता है कि ऑफिसर एंड मेंबर टू बी सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, हमने पुलिस एक्ट भी देख लिया है, कस्टम एक्ट 1969 भी देख लिया। एवरी ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द फोर्स शेल अनलेस ही इज ऑलरेडी टू सब्जेक्ट बी सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट। पाकिस्तान आर्मी एक्ट ये कौन सा है आपका, 123, मतलब कि 39, ठीक है, ऑफ 1952। हेयर आफ्टर इन दिस चैप्टर रेफर टू एज एक्ट। आगे मजीद आपको वो उसके बारे में डिटेल बताता है। कहता है कि द डीजी शेल इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द फोर्स हैव ऑल द पावर। उसके पास तमाम की तमाम पावर्स हैं, कन्फर्ड बाय और अंडर द एक्ट ऑन एन ऑफिसर एंड पावर टू कन्वीन आ जनरल कोर्ट मार्शल। ठीक है। तो जो भी ये कोर्ट मार्शल क्या होता है, कोर्ट होती है अदालत, मार्शल होता है आर्मी की अदालत होती है। तो कोई भी अगर मेंबर या ऑफिसर जिसको कोई ड्यूटी दी गई है, अगर वो इससे डिविएंस इख्तियार करता है तो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, अदालत में उसका केस चलेंगे आर्मी की। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द फोर्स हैव ऑल द पावर कन्फर्ड बाय अंडर द एक्ट। किसको, डीजी को पावर है ऑफ एन ऑफिसर एम्पावर टू कन्वीन आ कोर्ट मार्शल, के उसका कोर्ट मार्शल करे कौन, डीजी। ठीक है। सब्जेक्ट टू सब डिवीजन टू, ये जो इसकी है, द फेडरल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट बाय व्हाट अथॉरिटी any jurisdiction, power or duties incidental to the operation of the provisions of the act shall be exercised and powered in respect of the force। तो ये अलाउ आपको फेडरल गवर्नमेंट भी इनको अलाउ कर रही है कि आप अपने तमाम मामला कर सकते हैं। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force except the authority specified in। ठीक है, वो ये ऊपर हमने पढ़े हैं, 7F आगे आएगा। No other authority, tribunal or court shall have jurisdiction to vary, modify, alter, annul होता है cancel करे, set aside, revise, review any order passed by any officer of the force authorized under the Pakistan Army Act। ठीक है। तो कोई भी कोर्ट है, ठीक है, ये आर्मी एक्ट के मुताबिक किसी कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है। नो अदर अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन, के जो फैसला ये करते हैं उसको ये मॉडिफाई कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, नल कर सकते हैं। एनी ऑर्डर पास्ड बाय एनी ऑफिसर ऑफ द फोर्स, कोई भी ऑर्डर कोई भी फोर्स का, ठीक है, आप किसी को भी फॉर एग्जांपल अरेस्ट भी करते हैं तो कोई आपको कोई दरमियान में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक हो गया, मतलब कि इनके डिसीजन में कोई भी नहीं आ सकता। फिर 7B में कहता है कंसीक्वेंस ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब अगर किसी को आपने जेल कर दी है, ठीक है, एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द फोर्स हु इज सेंटेंस
to imprisonment for a term which is not less than 90 days shall be deemed to have been dismissed from the force। अच्छा, ये अगर कोई फोर्स का मेंबर या ऑफिसर कोई डिविएंट बिहेवियर अडॉप्ट करता है, भाग जाता है, अगर 90 डेज तक उसका कोई पता ही नहीं चलता ना, उसकी अटेंडेंस आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, उसको जेल की सज़ा होगी। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच इज़ नॉट लेस देन 90 डेज। तो जिसको भी 90 दिन से जायद की, इससे कम नहीं सज़ा हो गई, तो यही समझा जाएगा कि ही इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम द फोर्स, कि वो फौज से डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, फिर होता है 7C में सस्पेंशन। आर्जी तौर पे एनी ऑफिशियल ऑफिसर शैल बी competent to suspend in the prescribed manner a member of the force working under him for any misconduct और नेग्लिजेंस इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़। कोई भी आप अपनी ड्यूटी से नेग्लिजेंस करते हैं तो आपको क्या हो सकता है, एनी ऑफिसर शैल बी कम्पिटेंट टू सस्पेंड कर दिया जाएगा इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो भी एक प्रोसीजर उन्होंने रखा हुआ है, मेंबर ऑफ द फोर्स वर्किंग अंडर हिम फॉर एनी मिसकंडक्ट अगर करते हैं, ठीक है, तो आप सस्पेंड किए जा सकते हैं। फिर प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्या हो सकती है आपको, इफ़ अ मेंबर ऑफ द फोर्स सेंटेंस्ड अंडर द एक्ट, अगर किसी भी मेंबर को सजा दी गई है, नॉट ऑफिसर, टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म शॉर्टर दैन 90 डेज, अगर उसको 90 दिन से कम की सजा दी गई है, इज आल्सो डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, तो एक तो सर्विस से डिसमिस होगा। ही शैल बी इम्प्रिजनड इन द नियरेस्ट प्रिजन or such other prison as the federal government may by general or special order direct करे। But if he is not so dismissed, अगर वो dismiss नहीं हुआ, he may be confined in the quarter guard or such other place as DG may think it suitable। अगर तो वो 90 डेज से कम की सजा हुई है और डिसमिस नहीं हुआ, तो उसको इनकी अपने वो क्वार्टर बने हुए होते हैं, वहाँ पर ही एक किस्म का कन्फाइन कर दिया जाता है सजा के तौर पर। ठीक है, अगर 90 दिन से ज़ायद हो तो इनको कोई भी नियरेस्ट प्रिजन स्टेशन जो भी फेडरल कहेगी गवर्नमेंट, उसको कर दिया जाएगा। 7E पे अगर हम आए, कहते हैं कैप्चर ऑफ डेजर्टर्स। डिजर्टर्स इसका मतलब है कि जो ये फोर्स छोड़कर भाग जाते हैं ज्वाइनिंग देने के बाद, ये भी आपने सोच लेना है कि अगर ज्वाइनिंग करनी है तो पक्के वाली करनी है। वेन एवर एनी पर्सन सब्जेक्ट टू द एक्ट deserts, the chief security officer shall give written information to the deserters to such civil authorities as in his opinion may be able to afford assistance toward the capture of the deserters। तो ये क्या करेगा, दोबारा पढ़ता हूँ, डिजर्टर द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जो इनका इंचार्ज होता है सिक्योरिटी का, शेल गिव रिटन इंफॉर्मेशन टू द डिजर्टर्स, रिजर्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द डिजर्शन टू सच सिविल अथॉरिटीज़। तो ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है ये अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई फलां फलां बंदा भाग गया है। एज इन हिज ओपिनियन मे बी एबल टू अफोर्ड असिस्टेंस, हो सकता है कि वो उस बंदे को ढूंढने में कोई असिस्टेंस लें, किसकी, आपके लोकल पुलिस की ले लें। कैप्चर ऑफ द डिजर्टर, आप हो सकता है उसको पकड़ने में मदद ले लें। एंड सच अथॉरिटीज शेल thereupon take step for the apprehension of the said deserter in like manner as if he were a person for whose apprehension a warrant had been issued by magistrate। तो उसका वारंट जो है वो मजिस्ट्रेट तक ये बात जाएगी। and shall deliver the deserters when apprehended into the custody of the force। तो जब भी ये पकड़ा जाएगा तो ये फोर्स की कस्टडी में वापस दे दिया जाएगा। फिर अगर तो 90 दिन से कम वाली बात है या 90 दिन से ज़ायद वाली, तो वो फिर आपके साथ जो भी सलूक करेंगे वो बेहतर जानते हैं। बी है एनी पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट, एनी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, मे अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन होम ही रीजनेबली बिलीव टू बी सब्जेक्ट टू द एक्ट एंड अ डिजर्टर आर absentee without leave and bring him without delay before the nearest magistrate to be dealt with according to law। अब जैसे आपको उन्होंने पावर दी हुई है ना कि भाई आप विदाउट वारंट किसी को भी सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसे जब आप भी भाग जाओगे तो पुलिस वालों को अलाउ है कि वो आपको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें अगर आप विदाउट लीव गए हुए हैं। ठीक है, डिले बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट टू बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू लॉ, और उसको कानून के मुताबिक डील करें और फ़ौरन फोर्स के हवाले किया जाए।
7 एफ है अपील एंड रिवीजन। अब आप कहते हैं यार अगर कोई मेरे से कोई गलती हो गई थी तो कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑल केसेस डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर, द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर, अ पर्सन एग्रीव्ड में within 30 days of the order appeal to the officer higher than the one awarding the punishment। अगर उसको जिसने पनिशमेंट अवार्ड की है उससे ऊपर वाले हायर जो हिरार्की में आता है उसको अपील कर सकता है विद इन 30 days। अ पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ डीजी, अगर कोई डीजी ने उसको पनिशमेंट दी है अवार्डिंग एनी पनिशमेंट में विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर अप्लाई टू फेडरल गवर्नमेंट फॉर रिवीजन, तो वो फेडरल गवर्नमेंट को लिख सकता है अपनी अपील। फिर 7G पे आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड अदर मेंबर ऑफ द फोर्स। कौन अपॉइंट करेगा? द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट अ डिप्टी डायरेक्टर जनरल, ठीक है। डायरेक्टर डीजी तो होता है, डायरेक्टर जनरल ये डिप्टी होता है इसका कोऑर्डिनेशन के लिए। एंड सच नंबर ऑफ डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर एज इट मे थिंक फिट। तो ये जो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ठीक है, ये तमाम के तमाम फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। आप अक्सर देखते हो कि जॉब्स आई हुई होती है असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो कि अभी मैं आपको शुरू में बता रहा था। इससे नीचे की जो भी अपॉइंटमेंट है वो खुद डिपार्टमेंट करता है। द डीजी जो है मे अपॉइंट विद इन कैडर स्ट्रेंथ स्क्रीन, आई होप शेयर हो रही होगी, स्ट्रेंथ सैंक्शन बाय द फेडरल गवर्नमेंट सच एज नंबर ऑफ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सर्जेंट, कॉर्पोरल, एज ही मे कंसिडर नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ। तो जिनको वो बेहतर समझता है वो खुद, ठीक है, रिक्रूट कर सकता है। लेकिन अभी तो ये इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं ये भी फेडरल गवर्नमेंट ने ही अनाउंस की हैं। The rank, structure of the officer and other member of force, the Pakistan Army shall be such as may be prescribed by rule, तो वो खुद इसको तय कर लेंगे। चैप्टर 5 है इंडेमनिटी, होता है कि अगर किसी को कोई लॉस हो गया है आपकी वजह से तो आप उसको कैसे करेंगे। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग विच इज़ इन गुड फेथ डन। तो अगर किसी आदमी ने कोई अच्छी नीयत के साथ कोई काम किया है, कोई लॉस से बचाने के लिए, अगर कोई नुकसान हो गया है, नीयत उसकी गुड फेथ थी, आर इंटेंड टू बी डन अंडर दिस एक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसके खिलाफ कोई किसी किस्म का मुकदमाबाजी नहीं होगी, ठीक है। 9 पे है चैप्टर 5 के डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द फेडरल गवर्नमेंट। The federal government may, by notification in the official gazette, delegate all or any of his power under this act, expect, ठीक है, डीजी को दे दे, और सच ऑफिसर एज इट मे डीम फिट, ठीक है। फिर डेलीगेशन ऑफ डीजी, अब हो सकता है डीजी भी अपने पावर नीचे अपने डिप्टी को दे दे या असिस्टेंट डायरेक्टरों को दे दे। द डीजी डायरेक्टर जनरल मेड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड विद द प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट डेलीगेट ऑल और एनी ऑफ हिज पावर under the rule for the efficient functioning of the force to any officer or authority subordinated to him, right। फिर आता है पावर टू मेक रूल्स, रूल्स कौन बनाता है, ठीक है, इसका द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जो है रूल बना सकती है। रेगुलेटिंग टू द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ ऑफिशियल सर, रेगुलेटिंग द क्लासेस एंड ग्रेड ऑफ, उनके जो भी सैलरीज होती हैं, रिवार्ड उनको दिया जाता है ऑफिसर मेंबर एंड देयर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। फिर द जनरली फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है 12 पे, कहता है पावर टू मेक रेगुलेशन, द डीजी जो है डायरेक्टर जनरल में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड विद प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट make regulation consistent with this act and the rules for carrying out the purpose of this act, right। repeal क्या है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस इज hereby repealed। तो रिपील का मतलब है कि कैंसिल करना, मंसूख करना। द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस इज hereby, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या कहा है कि ठीक है, इसको वक्तन फ़वक्तन मतलब कि जो भी अमेंडमेंट ये करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। तो इस लास्ट का अगर आप मतलब समझें, so the statement Airport Security Force Ordinance is hereby repealed means that the law known as the Airport Security Force Ordinance from the year 1975 से लेकर is officially abolished or cancelled. The term hereby emphasizes that this action is being formally or officially declared
एट द प्रेजेंट मोमेंट। अभी तक ये मतलब कि लागू है, इन फ्यूचर तक अगर इसमें कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आता है। ये जो फर्स्ट स्केड्यूल मैंने आपको कहा था कि फॉर्म ऑफ अफर्मेशन के आप वो देते हैं, कहता है कि अफर्म आई, आप अपना नाम यहाँ पे, ठीक है, जब आप इंशाल्लाह सेलेक्ट होंगे, अफर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, के अल्लाह को हाजिर नाजर रखकर, दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ मुखलस रहूँगा, एंड आई विल as in my duty bound honestly and faithfully serve in the airport security force and go wherever I may be ordered by the air, land or sea, and that I will observe and obey all commands of any officer set over me even to the peril of my life। तो ठीक है, ये आप और देते हैं इसको उर्दू में। फिर सेकंड स्केड्यूल जो है वो आपको पार देता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है कि ये जो मिस्टर फलां फलां है हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑफिसर मेंबर, ऑफिसर है तो ऑफिसर, मेंबर है तो मेंबर ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, एंड इज़ वेस्टेड ऑल पावर फंक्शन प्रिविलेजेस आपको दिए जाते हैं, नीचे डीजी के साइन होंगे। तो ये जना पूरा का पूरा एक्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे आपके एज़ पर सिलेबस। हमारा इस वक्त जो पोर्शन है एवरीडे साइंस, जीके, ये तमाम कंप्लीट हो चुका है, पाकिस्तान अफेयर इस्लामिक स्टडी का। तो मैथ के ऊपर हम काम कर रहे हैं और इंग्लिश के ऊपर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसकी फ़ीस भी हमने बहुत नॉमिनल से रखी है, 5,000 रखी है मुकम्मल तैयारी के लिए।